तो फोटोसिंथेसिस का रेट कौन डिसाइड करेगा? डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये स्लो होता है। अच्छा, डार्क रिएक्शन के बेस पर तरह तरह के प्लांट है, C3, C4, कैम, लेकिन एनसीईआरटी में C3 और सिर्फ C4 है। पहले बात करेंगे C3 प्लांट्स की। C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के नाम पर केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चलती है, और जो C4 प्लांट है उनमें डार्क रिएक्शन के नाम पर केल्विन साइकिल तो होगा, कुछ एडिशनल रिएक्शन भी होंगे। पहले C3 प्लांट की बात करेंगे। देखिए, केल्विन साइकिल होगा C3 प्लांट में। केल्विन साइकिल को डिटेल में स्टडी किया था मेल्विन केल्विन ने, एक एल्गी में जिसका नाम है क्लोरेला ग्रीन एल्गी, बॉटम पे लिखा हुआ है क्लोरेला ग्रीन एल्गी पर स्टडी किया था। केल्विन के काम को बहुत एप्रिसिएट किया गया था। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का यूज करके पता लगाया था कि प्लांट कैसे CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं। क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ने में हुआ? लाइट रिएक्शन पढ़ने में भी हुआ था, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज किया गया था लाइट रिएक्शन की स्टडी में। डार्क रिएक्शन की स्टडी में भी तो C14 यूज हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज हुआ। तो केल्विन के काम को बहुत एप्रिसिएट किया गया था। क्यों एप्रिसिएट किया गया था? क्योंकि इन्होंने काम किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उस समय तक रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लोग डिस्ट्रक्टिव यूज ही जानते थे, मतलब वही न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल दैट। ये पहले थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके एक अच्छी चीज बताई कि प्लांट कैसे CO2 से ग्लूकोज बनाता है। केल्विन साइकिल C3 प्लांट में कहां होगा? अच्छा, डार्क रिएक्शन तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में होगा, ठीक है, लेकिन कहां? C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक ही सेल है, कौन सी? मेसोफिल सेल। तो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां होगी? तो आंसर क्या दोगे? मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में। और मेजर एंजाइम कौन सी है? रुबिस्को। और आप सब जानते हैं रुबिस्को अगर CO2 ज्यादा मिले तो केल्विन साइकिल चलाता है, O2 ज्यादा मिले तो फोटो रेस्पिरेशन चलाता है, सही है ना? तो अभी हम केल्विन साइकिल की बात करते हैं। देखिए, एक CO2 से चलेगी एक केल्विन साइकिल। एक CO2 से ग्लूकोज नहीं बनता, 6 CO2 से ग्लूकोज बनेगा। अभी तो एक CO2 की केल्विन साइकिल बता रहा हूं, बाद में 6 कर देंगे तो 6 CO2 हो जाएंगे, ग्लूकोज बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि राइबुलोज एक पेंटोज शुगर है। बोलो कीटो पेंटोज शुगर, कीटोन ग्रुप वाला पेंटोज शुगर है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। एटमॉस्फेयर से लिया गया CO2, एंजाइम का नाम रुबिस्को, कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन। 5 कार्बन RUBP में, एक CO2, तो 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। क्योंकि वो अनस्टेबल था 6 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए वाटर ऐड करके उसको तोड़ दिया और बना लिया गया, 6 कार्बन थे ना, तोड़कर बना लिया गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 फॉस्फोग्लिसरीन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन, इसीलिए केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। इस वाले पार्ट को RUBP प्लस CO2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाना, इस पर्टिकुलर पार्ट को कौन सा स्टेप बोलेंगे केल्विन साइकिल का? कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। अरे जब CO2 जुड़ेगा तभी तो केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी, तो सबसे क्रूशियल स्टेप यही है। लेकिन क्रूशियल तो है, लेकिन इस स्टेप में ना तो ATP खर्च हुआ, ना तो NADPH H+ खर्च हुआ, सही है? तो कार्बोक्सिलेशन से क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरीन। अब होगा अगला स्टेप रिडक्शन, रिडक्शन 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज व्हाट? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ही क्या बोल रहे हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो पता है अब क्या करेंगे? एक्चुअली हमें एल्डिहाइड बनाना है, और आप सब जानते हैं एसिड का रिडक्शन करा दिया जाए
इतना तो पता है केमिस्ट्री। एसिड का रिडक्शन करा दिया जाए तो एल्डिहाइड बनता है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रखा है, उसको 2H2S देकर रिड्यूस कर दो तो बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इस स्टेप में देखो ना 2 एटीपी खर्च हो रही है, सही है, 2 एटीपी खर्च हो रही है और 2 NADPH खर्च हो रहा है। रिडक्शन स्टेप में एक CO2 के लिए 2 ATP खर्च हो रहा है और 2 NADPH खर्च हो रहा है, और क्या बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। पूरा नाम बोलो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, उसी को ट्रायोस फॉस्फेट कहते हैं। कितने मॉलिक्यूल बने 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट के, दोनों में 3-3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल कुल कितने कार्बन है 6 कार्बन में से एक कार्बन अलग कर लो, अब कितने बचे 5 से वापस RUBP बना लो ना 5 कार्बन का, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट बने थे 6 कार्बन, एक कार्बन अलग कर लो, ग्लूकोज बनाने में यूज करेंगे उसे, बचे 5 कार्बन, उससे रीजनरेट कर लिया जाएगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इस स्टेप रीजनरेशन में 1 ATP भी खर्च हो रही है। कितना CO2 निकाला था 1 CO2, 6 बार चला लो ना साइकिल, 6 CO2 निकाल लिए, इससे ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च तरह तरह की चीजें बन जाएंगी। 1 CO2 से के लिए कितना खर्च आया 2 ATP खर्च हुई रिडक्शन में, 1 ATP खर्च हुआ रीजनरेशन में, तो 1 CO2 के लिए 3 ATP खर्च हुई और 2 NADPH खर्च हुए, सही है। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन जब 6 CO2 के लिए निकालोगे तो into 6 करो, तो जहां 2 NADPH है into 6 करो 12 NADPH, 3 ATP into 6 कर लो 18 ATP, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो केल्विन साइकिल कब चलेगा जब रुबिस्को क्या कराएगा RUBP प्लस CO2, मतलब रुबिस्को कौन सी एक्टिविटी दिखाएगा कार्बोक्सिलेज, वही लिखा है नीचे, और ATP NADPH चाहिए वो भी बता चुका हूं। देखिए NCERT में ना एक जगह क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 12 H2O क्यों लिखते हो रिएक्टेंट साइड में, तो सुनो, अभी जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे याद करो, जब एक H2O टूटा था नॉन साइक्लिक, जब एक H2O टूटा था तो एक NADPH ना बना था, एक H2O तोड़ा था तो एक NADPH बना था, लेकिन यहां तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH चाहिए, एक H2O तोड़ते हो तब एक NADPH बनता है, यहां तो 12 NADPH चाहिए, तो कितने H2O तोड़ने होंगे, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में 12 H2O यूज दिखाते हो। क्लियर है सभी को? ओके, यही बॉटम में हमने लिख रखा है, ठीक है जी। तो ये था केल्विन साइकिल। अगला वही जो बताया वही लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेशन में देख लो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। एंजाइम इन्वॉल्व कौन सी है रुबिस्को, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA, और RUBP किससे जुड़ेगा CO2 से, और रिडक्शन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। NCERT लाइन बोलो, रिडक्शन स्टेप में NCERT लिखती है, पता है क्या लिखती है, इट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिससे क्या बनाया जाता है ग्लूकोज, राइट। और पर CO2 कितना ATP खर्च होता है रिडक्शन में, 2 ATP और 2 NADPH। और रीजनरेशन स्टेप 1 ATP खर्च होगा। और सुनिए रीजनरेशन में NCERT कहती है रीजनरेशन ऑफ RUBP इज क्रूशियल इफ साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। बिना रुकावट के साइकिल चलाते रहना है तो हर बार RUBP रीजनरेट कराओगे तब ना अगली साइकिल चलाओगे। तो क्वेश्चन आ जाए मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल कार्बोक्सिलेशन, लेकिन क्वेश्चन आ जाए फॉर कंटिन्यूटी ऑफ साइकिल व्हिच इज क्रूशियल रीजनरेशन, ठीक है। और 1 ATP तो खर्च होगा ही, ठीक है। अब बात आती है C3 प्लांट्स इवॉल्व हो गए अर्थ में, इन्हें क्या प्रॉब्लम थी कि अर्थ में C4 आए, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम थी? फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम थी। तो
ये प्रॉब्लम कैसे है वो एक बार देख लेते, ताकि फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते समय डिस्कस न करना पड़े। दूर वालों ध्यान देंगे। देखिए सर बना रहे हैं, एक C3 प्लांट में तो एक ही तरह की सेल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, दैट इज मेसोफिल सेल। अब सेल एक ही है तो क्लोरोप्लास्ट भी एक ही तरह का है। उसी क्लोरोप्लास्ट में एक ही तरह का क्लोरोप्लास्ट है ना, तो उसी में ग्रेनल थैलेकॉइड है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड है। ग्रेनल थैलेकॉइड स्ट्रोमल थैलेकॉइड दोनों है। इसका मतलब PS फर्स्ट भी है और PS सेकंड भी है। मतलब पानी भी टूटेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा, कहां? उसी क्लोरोप्लास्ट में। और उसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रुबिस्को है। रुबिस्को भी तो वही क्लोरोप्लास्ट में है। उसी चैम्बर में, उसी क्लोरोप्लास्ट में पानी टूट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, उसी क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को भी है। तो जब जब लाइट रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, पानी ज्यादा टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, रुबिस्को क्या चला देगा? RuPV प्लस O2, फोटो रेस्पिरेशन। ये प्रॉब्लम है। इसको ओवरकम करने के लिए आए C4 प्लांट्स। क्लियर है मेरी बात? आइए देखते हैं C4 प्लांट्स। हैच और स्लैक ने पढ़ा था, शुगर केन और